नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल आईएएस विजन में। और आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और अहम टॉपिक है, और वो है नेशनल इमरजेंसी। और नेशनल इमरजेंसी का ये लेक्चर नंबर 2 है। यहाँ पे हम लोग बहुत सारे एस्पेक्ट्स को अनकवर करेंगे। हम देखेंगे सबसे पहले तो कि इफेक्ट्स जो है नेशनल इमरजेंसी के, राष्ट्रीय आपातकाल के इफेक्ट्स क्या होते हैं, किस पे होते हैं, कितने होते हैं, किस हद तक होते हैं, इन सब के बारे में एक एक करके हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आइए इस डिटेल्ड एनालिसिस को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले देखा जाए कि इफेक्ट्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी क्या है। तो देखिए, इफेक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी कुछ बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे हम लोग देखेंगे। जब भी नेशनल इमरजेंसी लागू होती है तो हम ये पिछले लेक्चर में देख चुके हैं कि जो फेडरल कैरेक्टरिस्टिक है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बदल के यूनिटरी कैरेक्टरिस्टिक में तब्दील हो जाता है। और फेडरल और यूनिटरी कैरेक्टरिस्टिक में अंतर जो है वो ये है कि जो दो फीचर्स स्पेशली वो है डुअल गवर्नमेंट, और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ये खत्म हो जाता है। यानी कि पावर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहती है ना। और डुअल गवर्नमेंट का मतलब ये नहीं है कि सेंटर लेवल पे जो गवर्नमेंट है सिर्फ वही रहेगी, स्टेट्स में कोई गवर्नमेंट नहीं होगी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टेट्स में गवर्नमेंट होगी, लेकिन वो ओनली ऑन द विम्स एंड फैंसीज ऑफ सेंटर। कहने का मतलब है वो सेंटर की मर्जी पे होगी ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। इसका मतलब ये है, जैसे अगर मैं डायरेक्टली बात करूं स्टेट लेजिस्लेचर की, तो यहां से आप थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि स्टेट लेजिस्लेचर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। हम ये देख चुके हैं कि यूनिटरी फॉर्म गवर्नमेंट ले लेता है, यानी कि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट अपना लेजिस्लेटिव पावर्स या लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट को ओन कर लेता है। कहने का मतलब है कि ये इसका फॉर्म पकड़ लेता है। पार्लियामेंट जो है, सॉरी, वो स्टेट लेजिस्लेचर का फॉर्म ले लेता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये लेजिस्लेट कर सकता है ऑन यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, इनमें तो ये कर ही सकता था। अब ये स्टेट लिस्ट पे भी लॉज बना सकता है, लेजिस्लेट कर सकता है। पार्लियामेंट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का के सिटिंग हाउसेस हैं, वो अब मिलके स्टेट के लिए भी लॉज पास कर सकते हैं, लॉज लेजिस्लेट कर सकते हैं, लॉज बना सकते हैं। तो स्टेट लेजिस्लेचर का मतलब ये है। और अगर उन लॉज को नहीं मानती स्टेट गवर्नमेंट, तो फिर उसको डिसमिस किया जा सकता है। यह है डुअल गवर्नमेंट का मतलब, कि जो डुअल गवर्नमेंट है, पहले ऐसा नहीं था। मतलब नॉर्मल कंडीशंस में ऐसा नहीं होगा, लेकिन जब नेशनल इमरजेंसी की कंडीशन है तब इसको डिसमिस भी किया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि ये वाला फेडरल कैरेक्टरिस्टिक छीन लिया जाता है स्टेट्स से, राइट। अब स्टेट एग्जीक्यूटिव पे क्या असर पड़ता है? स्टेट एग्जीक्यूटिव पे असर अगर देखें तो नॉर्मल कंडीशंस में कुछ मैटर्स हैं, फ्यू मैटर्स, जिनमें जो सेंटर है वो बाइंडिंग डायरेक्टिव्स देगा, बाइंडिंग डायरेक्टिव्स टू स्टेट। ठीक है। और ये कुछ ही मैटर्स में, कुछ ही मैटर्स, फ्यू मैटर्स, चुनिंदा मैटर्स। जैसे अभी रिसेंटली अगर हम देखें, बात करें तो कोविड-19 का पेंडेमिक था 2020 साल, 2020 मार्च का महीना, जब पूरे संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया था पूरे भारतवर्ष में। तो वो एक डायरेक्टिव था जो पास किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, और ये बाइंडिंग डायरेक्टिव था स्टेट गवर्नमेंट्स पे। यानी कि ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में लगा और बिहार ने मानने से मना कर दिया, नहीं। तो ये कुछ बाइंडिंग डायरेक्टिव्स हैं जो कुछ ही मैटर्स में, चुनिंदा मैटर्स में सेंटर नॉर्मल कंडीशंस में इशू करती है स्टेट्स के ऊपर, और बाइंडिंग होते हैं, यानी कि मानने ही पड़ते हैं, है ना। कोएर्सिव बोला जाता है इन्हें, कि ये कोएर्सिव इन नेचर है। लेकिन अगर नेशनल इमरजेंसी की बात करें तो नेशनल इमरजेंसी के वक्त हर एक डायरेक्टिव ऑफ द सेंटर टू द स्टेट वो बाइंडिंग होगा, इज बाइंडिंग ऑन स्टेट।
यानी कि इसका जो नेचर है वो कोएर्सिव है, इसका नेचर कोएर्सिव है, ठीक है। ये बाइंडिंग इन नेचर है, यानी कि ये मानना ही पड़ेगा स्टेट्स को। अगर नहीं मानते, अगर फॉलो नहीं करते, इफ नॉट फॉलोड, तो इसका मतलब ये हुआ देन डिसमिस्ड। आप स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कीजिए, देन द स्टेट गवर्नमेंट इज डिसमिस्ड। संपूर्णतया इसे डिसमिस किया जा सकता है। सो ये कहानी है किसकी? स्टेट एग्जीक्यूटिव के इंपैक्ट की, राइट। वापस सुनिए कि कुछ मामलों में सेंट्रल गवर्नमेंट बाइंडिंग डायरेक्टिव्स इशू करती है स्टेट गवर्नमेंट्स को। कुछ ही मामले हैं जो बाइंडिंग, कुछ चुनिंदा मामले हैं। अब जब हम लोग आगे चल के सेंटर स्टेट रिलेशनशिप देखेंगे तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे। अब जरूरी नहीं है कि हर एक मामले बाइंडिंग हो नॉर्मल कंडीशंस में, लेकिन अगर नेशनल इमरजेंसी है तो हर एक डायरेक्टिव जो सेंटर द्वारा इशू होता है हर एक स्टेट के लिए वो बाइंडिंग है। और किसी एक पर्टिकुलर स्टेट ने उस बाइंडिंग डायरेक्टिव को मानने से मना कर दिया, फॉलो करने से मना कर दिया, तो उसको डिसमिस किया जा सकता है, उस गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट। इसका मतलब यह हुआ कि जो डुअल गवर्नमेंट है वो एग्जिस्ट तो करती है, लेकिन ओनली ऑन द मर्सी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट्स सिर्फ और सिर्फ ऑन द मर्सी, यानी कि अगर चाहे यूनियन गवर्नमेंट तो उसे डिसमिस कर सकती है, राइट। तो ये पावर शेयरिंग नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर नहीं है, इट इज मेयरली अ डेजिग्नेशन ऑफ पावर। पावर बस आपने बता दी कि हाँ ये है, लेकिन हम जो बोलेंगे आपको वही करना पड़ेगा, राइट। और नेक्स्ट हमने देखा स्टेट लेजिस्लेचर पे क्या असर पड़ता है। पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव स्टेट अज्यूम कर लेता है स्टेट्स के लिए भी, यानी स्टेट लिस्ट में मेंशन्ड टॉपिक्स पे भी वो लॉज लेजिस्लेट कर सकता है। इसके अलावा अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, आपने पढ़ा है कि अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो जो प्रेसिडेंट हैं वो ऑर्डिनेंस प्रमलगेट कर सकते हैं, कैन प्रमलगेट एन ऑर्डिनेंस। ये हम जानते हैं कि प्रेसिडेंट जो हैं वो एक ऑर्डिनेंस प्रमलगेट कर सकते हैं अगर अगर सेशन में पार्लियामेंट नहीं है तो। और वहीं ये जो प्रमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस है वो स्टेट मैटर्स के लिए भी किया जा सकता है, स्टेट मैटर्स ऑल्सो इन द टाइम ऑफ नेशनल इमरजेंसी। जब राष्ट्रीय आपातकाल है तो स्टेट मैटर्स में भी ऑर्डिनेंस पास किए जा सकते हैं प्रेसिडेंट द्वारा। अर्लियर गवर्नर द्वारा होते थे, लेकिन अब प्रेसिडेंट द्वारा, क्योंकि जो मतलब लेजिस्लेटिव जो अजम्पशन है, बॉडी है, अब पार्लियामेंट है फॉर द स्टेट ऑल्सो। उसके अलावा फाइनेंशियल मैटर्स, देखिए हर 5 साल पे फाइनेंशियल कमीशन या फाइनेंस कमीशन का गठन होता है, उससे रिपोर्ट ली जाती है, प्रेसिडेंट उसको इशू करते हैं, कन्वीन करते हैं। तो बहरहाल अगर मोटे तौर पे देखा जाए तो जैसे कॉर्पोरेट टैक्सेस हैं, इनकम टैक्सेस हैं, ये इशू कौन करता है, ये लिवाई कौन करता है, सेंटर, लिवाइड बाय सेंटर। कलेक्ट कौन करता है, सेंटर, है ना, कलेक्टेड बाय सेंटर। कलेक्शन सेंटर का होता है, इसके टैक्स लिवाई किया जाता है सेंटर द्वारा ही, लेकिन इसे शेयर करना होता है किसके साथ, रिस्पेक्टिव स्टेट्स के साथ। तो शेयरिंग का प्रोविजन है स्टेट्स के साथ, नॉर्मल कंडीशंस में ये शेयर किया जाएगा किसके साथ, स्टेट के साथ। तो जो भी रेवेन्यू है उस रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन होगा सेंटर और स्टेट्स के बीच में, इनकम एंड कॉर्पोरेट टैक्सेस से जो भी रेवेन्यूज आ रहे हैं उसका, राइट। नॉर्मल कंडीशंस में ये है। लेकिन जो प्रेसिडेंट हैं, जो राष्ट्रपति हैं, वो इसे सस्पेंड कर सकते हैं, वो इस डिस्ट्रीब्यूशन को, इस रेवेन्यू के डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं, ठीक है। कैन सस्पेंड दिस रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। इस रेवेन्यू के डिस्ट्रीब्यूशन को वो एकदम स्ट्रिक्टली सस्पेंड कर सकते हैं, है ना। प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, इसको सस्पेंड कर सकते हैं। लेकिन एक चीज है, ये ऑर्डर जो है, दिस ऑर्डर हैज टू बी प्रोड्यूस्ड, इस ऑर्डर को प्रोड्यूस किया जाना है, हैज टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर पार्लियामेंट। यानी ये ऑर्डर जो दिया जा रहा है इसको सस्पेंड करने का, इसे पार्लियामेंट के आगे रखना ही पड़ेगा,
तभी इस ऑर्डर की पूर्ति की जा सकती है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नेशनल इमरजेंसी, राइट। तो ये हैं सारे के सारे इफेक्ट्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी, राइट। अब इंपैक्ट ऑन फंडामेंटल राइट्स पढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आपको इंपैक्ट जरा बता दूं लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लोकसभा के ऊपर। लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लोकसभा, इन पे क्या असर पड़ रहा है। नॉर्मल टेन्योर जो है, नॉर्मल टेन्योर इनका 5 इयर्स रहता है, लेकिन आप खुद सोचिए अगर कभी भी वॉर का समय है, जंग चल रहा है किसी भी देश से, हमारी जंग चल रही है, या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन को हम लोग डील कर रहे हैं, या इंटरनल आर्म्ड रिबेलियन को हम लोग फेस कर रहे हैं, तो हमारा प्राइमरी फोकस किस पे होना चाहिए। हमारा प्राइमरी फोकस होना चाहिए कि किस तरीके से हम इसे खत्म करें, किस तरीके से इस सिचुएशन से हम बाहर निकले, ना कि इलेक्शंस कैसे हो, राइट। तो ये जो टेन्योर है इसे हमेशा 1 साल से बढ़ाया जा सकता है, +1 +1 +1 किया जा सकता है, और ये n नंबर ऑफ टाइम चल सकता है, क्योंकि ये n नंबर ऑफ टाइम्स चल सकता है। अब आप सोचेंगे कि सर n नंबर ऑफ टाइम्स क्यों? यार n नंबर ऑफ टाइम्स इसीलिए क्योंकि जो ड्यूरेशन है, वॉर की ड्यूरेशन हो गई, या एक्सटर्नल एग्रेशन की ड्यूरेशन हो गई, या फिर इंटरनल आर्म्ड रिबेलियन की ड्यूरेशन हो गई, इसका कोई ड्यूरेशन फिक्स नहीं है कि इतने समय तक ही चलेगा। तो n नंबर ऑफ टाइम्स इसे इंक्रीज किया जा सकता है, लेकिन एक बार में सिर्फ 1 साल, ठीक है। लेकिन एक बार में सिर्फ और सिर्फ 1 साल से आप बढ़ा सकते हैं, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली का आपका ड्यूरेशन हो, टेन्योर, राइट। जैसे कि मान लीजिए प्रोमलगेशन हुआ, प्रोक्लेमेशन हुआ नेशनल इमरजेंसी का प्रेसिडेंट द्वारा, 30 दिन के अंदर मामला पहुंचा कहां, लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों से रेटिफाई करवाना है। दोनों से जब रेटिफाई करवाना है, अब वो करवा दिया गया। अब मान लीजिए कि जब ये हुआ तो ऑटोमेटिकली टेन्योर, देखिए नेशनल इमरजेंसी का टाइम हो गया 6 महीने का, और जो टेन्योर है लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लोकसभा का वो बढ़ के 1 साल से बढ़ गया, यानी 6 साल हो गया। फिर अगली बार जब होगा फिर 1 साल बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से ये एक बार में 1 साल से बढ़ाया जा सकता है। दिस इज हाउ द impact on the tenure of legislative assembly and lok sabha occurs of national emergency। लेकिन ये क्या होगा, एक बार में 1 ही साल, राइट। फंडामेंटल राइट्स पे इंपैक्ट देख लेते हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है ना, इसका इफेक्ट जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं यहां पे 3 पॉइंट्स बना देता हूं, 3 स्टार। देखिए इंपैक्ट कैसा। आर्टिकल 358 कहता है कि जब भी नेशनल इमरजेंसी लागू हो रही है और वो एक्सटर्नल नेशनल इमरजेंसी है, एक्सटर्नल नेशनल इमरजेंसी का मतलब है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ या तो वॉर या फिर आपका एक्सटर्नल एग्रेशन, अगर इन ग्राउंड्स पे लगाई गई है, राइट, देन ऑटोमेटिकली आर्टिकल 19 जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू गैदर विदाउट आर्म्स, है ना, पीसफुल गैदरिंग, उसको आप परमिट करते हैं। तो ये आर्टिकल 19 के जितने भी प्रोविजंस है, देन ऑटोमेटिकली दे स्टैंड सस्पेंडेड, वो एकदम ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं, राइट। ये ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली। कहने का मतलब ये है कि अगर एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से, यानी कि ग्राउंड्स ऑफ वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन की वजह से अगर नेशनल इमरजेंसी इंपोज की गई है, तो ऑटोमेटिकली आर्टिकल 19 एकदम सस्पेंडेड है। कारण क्या है, सोच के देखिए कि अगर एक्सटर्नल रीजंस की वजह से वॉर चल रही है और आप पीसफुल गैदरिंग कर रहे हैं, ऊपर से बम गिरा के चले जाएं एनिमी, तो फिर तो आपकी जान गई। फिर उस पीसफुल गैदरिंग का क्या फायदा आपके इस फंडामेंटल राइट का। तो स्टेट की प्राइमरी ड्यूटी आपको प्रोटेक्ट करना, इसीलिए इसको सस्पेंड किया गया, और सही भी है। अगर मान लीजिए वॉर चल रहा है, आप लगे दुश्मन का बखान करने, तो ये सही नहीं है ना।
तो इसीलिए आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कर्ब करना जरूरी है, राइट। उसके अलावा लेकिन अगर इफ जो नेशनल इमरजेंसी है वो इंपोज की गई है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ आर्म्ड रिबेलियन, अगर ये आर्म्ड रिबेलियन के ग्राउंड्स पे है, यानी कि आर्म्ड रिबेलियन का मतलब ये हुआ कि अंदरूनी रूप से कुछ लोग इकट्ठा होके और बाय द यूज ऑफ वायलेंस पावर को कैप्चर करना चाहते हैं, गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, स्टेट को वायलेंट कंट्री को वायलेंट स्टेट में लेके जाना चाह रहे हैं, तो आर्म्ड रिबेलियन के ग्राउंड्स पे नेशनल इमरजेंसी इंपोज की जाएगी। तो उस कंडीशन में आर्टिकल 19 जो है इज नॉट ऑटोमेटिकली, ये ऑटोमेटिकली सस्पेंड नहीं होगा, समझ गए, ये ऑटोमेटिकली सस्पेंड नहीं होगा। इसको सस्पेंड करने के लिए बट कैन बी सस्पेंडेड, ये सस्पेंड किया जा सकता है, कैन बी सस्पेंडेड बाय प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, ठीक। प्रेसिडेंट इसके लिए ऑर्डर देंगे, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के द्वारा ये होगा, और ये प्रेसिडेंट खुद से ऑर्डर नहीं देंगे, ये देंगे ऑन द एड एंड एडवाइस, ऑफ कोर्स एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एड एंड एडवाइस पे ये सस्पेंड किया जा सकता है। प्रेसिडेंट को एक सेपरेट इशू और करना पड़ेगा, ऑर्डर इशू करना पड़ेगा, तभी ये सस्पेंड होगा, राइट, ऑटोमेटिकली नहीं। यानी एक्सटर्नल ग्राउंड्स पे अगर है तो ऑटोमेटिकली, अगर इंटरनल आर्म्ड रिबेलियन के ग्राउंड्स पे है तो फिर प्रेसिडेंट को ऑर्डर पास करना पड़ेगा, तब जाके ये सस्पेंड रहेगा, ठीक। उसके अलावा आर्टिकल 359 कहता है कि बाकी के जो फंडामेंटल राइट्स है वो भी सस्पेंडेड है ना। देखो, अदर फंडामेंटल राइट्स सिवाय एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21, मतलब राइट टू लाइफ इतना ज्यादा प्योर है, इतना ज्यादा पायस है, इतना ज्यादा फंडामेंटली, इतना ज्यादा नेसेसरी है कि इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नेशनल इमरजेंसी इसे सस्पेंड नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो अदर फंडामेंटल राइट्स कैन ऑल्सो बी सस्पेंडेड, ये भी सस्पेंड किए जा सकते हैं, लेकिन बट ओनली आफ्टर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। जब प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इशू होगा तभी इन्हें सस्पेंड किया जा सकता है, और प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इशू कब होगा, ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तभी ऐसा किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, देखिए एक चीज ये समझिए कि सस्पेंशन का मतलब क्या है। इसका मतलब ये नहीं है कि इन आर्टिकल्स को ही सस्पेंड कर दिया, नहीं, फंडामेंटल राइट्स है, बस वो एक तरीके से डीएक्टिवेट हो गए है ना, उनको लॉक कर दिया गया है, वो डीएक्टिवेट हो गए, यानी कि इसके लिए आपको जुडिशियल रिव्यू नहीं है, जुडिशियल रेमेडी नहीं है। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा कर सकते, अगर आर्टिकल 20 और 21 नहीं है तो। यानी कि अगर आर्टिकल 20 एंड 21 के राइट्स का फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, देन तभी आप जाके दरवाजा खटखटा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का, तभी आप बोल सकते हैं कि यस माय फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड एंड जुडिशियल रेमेडी है एट द टाइम ऑफ नेशनल इमरजेंसी, है ना। नॉर्मल कंडीशन में तो ऑफ कोर्स जुडिशियल रेमेडी आपके लिए अवेलेबल है, बट आप सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकते एट द टाइम ऑफ नेशनल इमरजेंसी स्टेटिंग कि मेरा फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14 वायलेट हुआ है, अगर उसके खिलाफ, अगर उसको सस्पेंड करने के ऑर्डर्स दिए गए हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा इशू किए गए हैं तो। नेक्स्ट, आई होप आपको समझ गया हो। नेक्स्ट है नेशनल इमरजेंसीज की हिस्ट्री भारत में क्या रही है। देखिए, नेशनल इमरजेंसी लोग समझते हैं कि पहली बार इंदिरा गांधी के टाइम ही लगाई गई, पहली और आखिरी बार, ऐसा नहीं है जी। सबसे पहली बार नेशनल इमरजेंसी थी 1962 का समय था, जब साइनो इंडिया वॉर या इंडो चाइना वॉर जब चल रही थी, तो इंडो चाइना वॉर के समय इसको लगाया गया, और एक्चुअली ये चली 1968 तक, और इसीलिए इस 1968 में ये रिवोक हुई थी। तो इसी वजह से दैट इज व्हाई
दैट इज वाई 1965 में जो इंडो पाक वॉर हुआ, इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ 1965 में, तो उस समय नेशनल इमरजेंसी लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ऑलरेडी ये वाली नेशनल इमरजेंसी उस समय चल रही थी। ठीक, अब इसमें अगर हम लोग दूसरा देखें तो सेकेंड टाइम 1971 में ये इंडो पाक वॉर इस वजह से नेशनल इमरजेंसी दूसरी बार भारत में लगी थी। और तीसरी बार तो पता ही आपको, द मोस्ट इनफेमस एंड द मोस्ट नटोरियस नेशनल इमरजेंसी ऑफ ऑल टाइम ऑफ इंडियन हिस्ट्री 1975 में, और ये लगाई गई थी आर्म्ड रिबेलियन भी नहीं, इंटरनल डिस्टरबेंस, है ना, इंटरनल डिस्टरबेंस के नाम पे इसको लगा दिया गया था 1975 में। इंदिरा गांधी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, और ये दोनों ही रिवोक की गई 1977 के अंदर। 1977 में इनको रिवोक किया गया, बोथ ऑफ दीज। तो इंटरनल रिबेलियन या इंटरनल डिस्टरबेंस के नाम पे थी। और अगर देखा जाए तो 1962, 1971 वाली 1965 भी इंक्लूड हो गई 62 के दौरान ही, तो ये जस्टिफाइड सी लगती है। वॉर की सिचुएशन थी, डेफिनेटली नेशनल इमरजेंसी का एक वैलिड रीजन है। लेकिन 1975 में क्या हुआ, अभी जब हम लोगों ने पढ़ा था डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, तो उस समय मैंने आपको बताया था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद नाउ प्रयागराज हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था जिसमें इंदिरा गांधी को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था एज एन एमपी, डिस्क्वालिफाइड एज एन एमपी। और ये डिस्क्वालिफिकेशन था ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिसेस। तो इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिस के बिहाफ पे इनको डिस्क्वालीफाई किया गया था, एक रीजन ये। दूसरा रीजन, जेपी नारायण एक बहुत ही प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर भी रहे थे और सोशल एक्टिविस्ट थे। इन्होंने बिहार में जेपी आंदोलन चलाया था, जेपी रेवोल्यूशन, है ना। तो ये जो जेपी आंदोलन था, वो जेपी आंदोलन इनके लिए एक बहुत ही बड़ा नाक का नासूर बन गया था इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के लिए। और इन्होंने टोटल रेवोल्यूशन डिक्लेयर किया कि पूरा का पूरा सरकार का तख्ता पलट करना है। और बिकॉज कांग्रेस में उस समय करप्शन, भ्रष्टाचार, इन सब चीजों से बहुत ज्यादा परेशान थी पब्लिक, दैट इज वाई ये किया गया। और इसी वजह से, इन्हीं दो कारणों की वजह से हुआ ये कि नेशनल इमरजेंसी इंपोज की गई, राइट। और इसी दौरान एक बहुत ही ज्यादा डिटीरियोरेटिंग, मतलब ह्यूमन राइट्स के वायलेशन की धज्जियां उड़ाने वाला लॉ मीसा पास हुआ था। और मीसा था क्या? मीसा था मेंटेनेंस ऑफ, ये लॉ ह्यूमन राइट्स की एकदम, मैं कह रहा हूं, धज्जियां उड़ा देता था। ये मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी के मेंटेनेंस के नाम पे लोगों को जेल में डाला जा रहा था, ठूंसा जा रहा था। और ये जो एक्ट था मीसा जिसका नाम है, इसकी वजह से स्टूडेंट लीडर्स, स्टूडेंट्स, पॉलिटिशियंस, पॉलिटिकल लीडर्स, उसके अलावा आप ये देखिए कि ऑपोजिशन लीडर्स, इन सबको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था, राइट, इस मीसा के चलते। तो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, स्टूडेंट एक्टिविस्ट, सबको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया था। ये था मीसा। एंड ह्यूमन राइट्स का बहुत ही बुरी तरीके से वायलेशन हुआ था इस इमरजेंसी के दौरान। और ये भी कहा जाता है कि ये जो नेशनल इमरजेंसी इंपोज हुई थी, उसका कुछ सिनेरियो ऐसा था कि रात के समय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने फोन लगाया देन प्रेसिडेंट को और कहा कि आप प्लीज नेशनल इमरजेंसी को प्रोक्लेम कीजिए बिकॉज ऑफ इंटरनल डिस्टरबेंस, क्योंकि इंटरनल डिस्टरबेंस चल रही है। और इंटरनल डिस्टरबेंस कौन सा? इंटरनल डिस्टरबेंस इस जेपी आंदोलन को बताया गया, इसका बेस बनाया गया, इसका बेस बताया गया। और फिर अगले दिन, नेक्स्ट डे, अपने कैबिनेट मीटिंग में अपने कैबिनेट को एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को इंदिरा गांधी जी ने इन्फॉर्म किया। यानी कि इन्होंने
राय लेनी भी जरूरी नहीं समझी और सिर्फ वर्बल कंसेंट से यह नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी। बहरहाल नेशनल इमरजेंसी लगाई गई 1975। 1977 में से रिवोक किया गया। डार्केस्ट चैप्टर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी इसे कहा जाता है। और इसमें पूरे के पूरे जब इमरजेंसी को रिवोक किया गया, फिर इलेक्शंस हुए, तो जेपी आंदोलन का आउटकम ये निकला था कि जो जनता पार्टी बनी थी, वो जनता पार्टी एक बहुत ही बड़े मुद्दे पे चुनाव लड़ रही थी कि जो भी नेशनल इमरजेंसी या राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी ने जितने भी संविधान में बदलाव लेके आए हैं, क्योंकि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो था वो इसी दौरान आया था, कानून का 42वां संशोधन इसी के दौरान आया था, और उसमें बहुत ही ज्यादा अनवेलकम्ड लॉज थे, अमेंडमेंट्स थे। तो जेपी आंदोलन का कहना यह था कि हम इन सारे के सारे डिसीजंस को रिवर्स करेंगे, और उन्हीं सारे डिसीजंस को रिवर्स करते हुए एक्सपेक्टेशन पे खरे भी उतरे। जब मोरारजी देसाई की सरकार बनी, प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई बने, जनता पार्टी की सरकार, जब ये लोग इलेक्शन विन करके आए, तो 1978 में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, जिसमें इन्होंने फर्दर फ्यूचर मिसयूज आर्टिकल 350 का इसको रोक दिया। यानी कि नेशनल इमरजेंसी आप देखिए कि 1975 से लेके आज तक फिर दोबारा नहीं लगी। क्यों? क्योंकि इन्होंने मिसयूज को प्रिवेंट किया। जैसे केशवानंद भारती केस ने इंडियन डेमोक्रेसी को बचाया, वैसे ही 1978 के 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने फर्दर मिसयूज ऑफ आर्टिकल 352 या मिसयूज ऑफ नेशनल इमरजेंसी प्रोविजंस इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इसको प्रिवेंट किया। कैसे? आइए देखते हैं। जैसे मैंने बताया 1975 में वर्बल कंसेंट के ऊपर, वर्बल एडवाइस के ऊपर प्रेसिडेंट ने नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम की थी। अब रिटन में चाहिए, रिटन अप्रूवल, रिटन रिक्वेस्ट, रिटन एड एंड एडवाइस ऑफ, हमने शुरुआत में देखा था कि रिटन एड एंड एडवाइस चाहिए ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नहीं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का रिटन एडवाइस चाहिए प्रेसिडेंट को। किस लिए? फॉर प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। तो नेशनल इमरजेंसी को प्रोक्लेम करने के लिए रिटन एडवाइस चाहिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। ये इसी अमेंडमेंट से इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके अलावा देखिए, पहले क्या था कि जो नेशनल इमरजेंसी है, एक बार इन्वोक हुई तो ये कुड हैव गॉन फॉर एवर, मतलब कितने भी लंबे समय के लिए चली जा सकती थी। बट नाउ 6 months एट ए टाइम, हर 6 months में रिव्यू होगा, तो 6 months एट ए टाइम, और हर 6 months में स्पेशल मेजॉरिटी से आपको ये अप्रूवल पास कराना होगा, बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा से। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा ऐड किया गया, इसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा। ठीक है। उसके अलावा पहले ओनली सिंपल मेजॉरिटी अप्रूवल की रिक्वायरमेंट थी, सिर्फ और सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी अप्रूवल की रिक्वायरमेंट थी। इसके बाद स्पेशल मेजॉरिटी प्रोविजन ऑफ अप्रूवल, इसको ऐड किया गया। ये 1978 के 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ऐड होके आया, राइट। तो इसका मतलब है कि अब स्पेशल मेजॉरिटी से आपको, यानी कि 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, उसके अलावा एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, तो ये लेने के बाद ही आप अप्रूवल ले सकते हैं नेशनल इमरजेंसी का। ये प्रोविजन अब आ चुका था, राइट। और यहां पे हमने देखा ही जो पीरियोडिक पार्लियामेंट्री कंट्रोल है, वो भी आपका पिक्चर में आया, वरना पहले ऐसा नहीं था। पहले जितने समय तक हो सके चला जा सकता था। उसके अलावा नंबर 4, पहले ये था हर एक फंडामेंटल राइट सस्पेंडेड है, बट इसके बाद आर्टिकल 20 एंड 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड एट ऑल। ये भी इसमें ही निकल के आया कि
कैन नॉट बी सस्पेंडेड एट ऑल, इन्हें सस्पेंड किया ही नहीं जा सकता इवन एट द टाइम ऑफ नेशनल इमरजेंसी, राइट। उसके अलावा इससे पहले यह था सबसे इंपॉर्टेंट कि आर्टिकल 19 जो है वो ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड होता था, ठीक है, और ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड फॉर एनी टाइप ऑफ इमरजेंसी, किसी भी इमरजेंसी के लिए। तो अर्ली ये स्टैंड था, लेकिन अब इसमें ऐसा कर दिया गया कि अगर एक्सटर्नल इमरजेंसी है या इंटरनल इमरजेंसी है, तो एक्सटर्नल इमरजेंसी और इंटरनल इमरजेंसी में इसमें अंतर यही होगा, एक्सटर्नल इमरजेंसी के दौरान ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड है ना, इसमें ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड है, लेकिन इसमें नहीं, इसमें प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से ही हो पाएगी, है ना। इसमें सस्पेंड करने के लिए प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इज रिक्वायर्ड, बिना प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के सस्पेंड नहीं हो सकती, इसके लिए प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इज रिक्वायर्ड, ऑटोमेटिकली सस्पेंड नहीं होगी, ठीक। अगर इंटरनल यानी इंटरनल आर्म्ड रिबेलियन की वजह से है तो। इससे पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस फ्रेज था, राइट। अब इस इंटरनल डिस्टर्बेंस को नाउ रिप्लेस्ड बाय आर्म्ड रिबेलियन। देखिए, इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं। जैसे मान लीजिए 2013 का जो समय था, 2012-2013, जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन लेड बाय अन्ना हजारे, किरण बेदी, अरविंद केजरीवाल एंड रामलीला मैदान में ये बहुत बड़ा और नेशनल लेवल का मूवमेंट चल रहा था, तो वो भी इंटरनल डिस्टरबेंस ही है, क्योंकि लोग अपने हक के लिए वहां पे शांतिपूर्वक प्रदर्शन और शांतिपूर्वक धरने पे बैठे थे। और वैसा ही इंटरनल डिस्टरबेंस 75 के समय भी था, लेकिन इस बार इमरजेंसी नहीं लगाई जा सकी, क्योंकि इस 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में उस इंटरनल डिस्टरबेंस को रिप्लेस कर दिया गया आर्म्ड रिबेलियन से। और बार बार आप सोचते होंगे कि कभी भी अगर कोई प्रोमिनेंट व्यक्ति, एक समझदार लीडर धरना देता है, या कोई ग्रुप एक मान लीजिए एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहा है, तो वहां क्यों बार बार कहा जाता है कि वायलेंस नहीं होना चाहिए, हमें हथियार नहीं उठाने हैं, क्योंकि वो आर्म्ड रिबेलियन में आएगा और नेशनल इमरजेंसी आर्म्ड रिबेलियन के बिहाफ पे लगाई जा सकती है, लेकिन इंटरनल डिस्टर्बेंस पे अब नहीं। तो ये एक एग्जाम्पल है, राइट। नेक्स्ट, नंबर 7, इसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने, जो हम स्पेशल पावर्स की बात कर रहे थे लोकसभा एमपीज के, जिसमें मैंने बताया था कि जो 1/10 नंबर है, 1/10 मेंबर्स, अगर टोटल लोकसभा एमपीज का 1/10 नंबर क्या करे, ये एक लेटर लिखते हैं, किसको, स्पीकर को या प्रेसिडेंट को। स्पीकर को तब जब कन्वीन्ड है सेशन, प्रेसिडेंट को कब, जब कन्वीन्ड नहीं है सेशन लोकसभा का। ये लेटर लिखते हैं और उस लेटर के पहुंचने के 14 डेज के अंदर अंदर एक स्पेशल सेशन क्या करना पड़ता है, कन्वीन करना पड़ता है। और वहां पे अगर सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी से रेजोल्यूशन टू रिवोक, अगर रेजोल्यूशन इमरजेंसी को हटाने का पास करा दिया जाता है सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी से, तो फिर उस सिंपल मेजॉरिटी को उस नेशनल इमरजेंसी को रिवोक किया जा सकता है। तो ये भी स्पेशल पावर 1978 के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ही आई। इसके अलावा कि इसमें एक इंपॉर्टेंट केस हुआ 1980 में, वो था मिनर्वा मिल्स केस। और इस मिनर्वा मिल्स केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लैरिफाइड कर दिया कि ये जो नेशनल इमरजेंसी है, इसके रीजंस हैं, आर सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, यानी इन पे जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। इनसे मतलब प्रेसिडेंट का ये जो
ऑर्डर है नेशनल इमरजेंसी का, उसके पीछे क्या कारण है? कहीं वो मेलाफाइडे तो नहीं है? मेलाफाइडे मतलब बैड इंटेंशंस, है ना, मैल इंटेंशंस। तो ये मेलाफाइडे तो नहीं है, कहने का मतलब है कि ये बुरी नीयत से तो नहीं लगाए गए, उसके पीछे जो रीजंस थे वो सही है या नहीं, इसको लेके जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। तो प्रेसिडेंट का ये प्रोक्लेमेशन टू फॉर नेशनल इमरजेंसी, इसका जुडिशियल रिव्यू है, ये भी क्लियर हुआ। तो इसीलिए आप देखते हैं कि अब नेशनल इमरजेंसी इंपोज करना इज नॉट सो इजी, एंड दैट इज व्हाई 1975 से लेके आज लगभग 47 साल आसपास बीत चुके हैं और अभी तक नेशनल इमरजेंसी नहीं लगाई गई। इसका कारण ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 1978 का, जिसने इस प्रोविजन को, इस नेशनल इमरजेंसी के कंडीशन को मिसयूज करने से बचाया। सो दैट्स व्हाट नेशनल इमरजेंसी इज। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से ये लेक्चर समझ में आया हो, सारे एस्पेक्ट, सारे प्रोस्पेक्ट, सारी कंडीशंस मैंने आपको अच्छे से क्लैरिफाई की। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दिल खोल के, एंड पसंद आने पे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस आप लोगों के लिए डेली आप लोगों तक पहुंचाए जाते हैं, सो मिस ना करें एक भी वीडियो को। मिलते हैं अगले सेशन में, अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।